चलो देखो, आज का टॉपिक है सरफेस टेंशन। हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि है क्या ये सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन समझो ये क्या है। पहली बात तो ये इंटरफेशियल प्रॉपर्टी है। ये कैसी प्रॉपर्टी है? इंटरफेशियल प्रॉपर्टी है। इंटरफेशियल प्रॉपर्टी इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए क्या नाम है, वाटर, ये वाटर है, ये पूरा पूरा वाटर है और यहाँ पे ये एयर है, एयर और वाटर, और ये क्या है? इंटरफेस है, इंटरफेस है। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल ये कहीं ना, जब ये जिस जगह पे होगा ये उस टाइम पे इसका कुछ टेम्परेचर होगा। मान लीजिए टी टेम्परेचर है, टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं, सपोज दैट मैं एक वाटर मॉलिक्यूल ए पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे जो ये वाटर मॉलिक्यूल है इसके बारे में बात करूं। ठीक है, देखो इस वाटर मॉलिक्यूल में लग क्या रहा होगा। इस वाटर मॉलिक्यूल जो है ये ए नंबर वाला वाटर मॉलिक्यूल है। इसके चारों डायरेक्शन पे और भी वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे। ठीक है, और भी वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे और वो इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। अच्छा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो चारों डायरेक्शन से लग रहा होगा, इक्वली अमाउंट का लग रहा होगा, और वो कितने रेंज तक लग रहा होगा। तो आपको पढ़ाया गया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का कर्व। ये सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बीच का कर्व। और हमें पता है कि ये जो r इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है? वैनिस्ड हो जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या हो जाता है? वैनिस्ड हो जाता है। ठीक है, बिकम्स जीरो। कहाँ पे? r इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर पे। मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल पे अदर वाटर मॉलिक्यूल तभी फोर्स लगा पाएंगे इक्वली जब इस वाटर मॉलिक्यूल से ये 10⁻⁹ मीटर के रेंज में ही हो, तब ये एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएंगे। अदरवाइज जो बाहर मॉलिक्यूल होंगे वो उस पर फोर्स नहीं लगा पाएंगे। तो आप ध्यान से समझिए, अगर ये एक मैं सिंगल वाटर मॉलिक्यूल ए नंबर उठाया, अगर उसका देखूं तो चारों तरफ वो एक 3 डायमेंशनल स्फीयर बनाएगा। तो इसी को हम लोग नाम देते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, अच्छा इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का रेडियस क्या होगा? अप्रोक्सीमेट 10⁻⁹ मीटर होगा। ठीक है, पहली बात ये आप समझिए, है ना। अब ध्यान से देखिए, मैं इसी वाटर सरफेस वाटर बॉडी में मैं 3 मॉलिक्यूल ले रहा हूं। अब यार एक बात बताइए, टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे है, तो आपको ये पता है कि जो ये वाटर मॉलिक्यूल होगा डेफिनेटली ये मोशन कर रहा होगा, रैंडम मोशन तो कर ही रहा होगा, रैंडम मोशन कर रहा होगा। बट ये जब रैंडम मोशन कर रहा होगा, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा चारों डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट का लग रहा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट का लग रहा होगा। तो जो इसमें नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स जो होगा जीरो होगा। ए नंबर वाले मॉलिक्यूल में नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। जब नेट फोर्स जीरो होगा तो ये अपना थर्मल स्पीड से ही, ये अपने थर्मल स्पीड से ही मूव कर रहा होगा, इधर उधर रैंडम मोशन कर रहा होगा, थर्मल स्पीड से अपना रैंडम मोशन कर रहा होगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब यार एक बात बोलो, अगर यहीं पे मैं एक वाटर मॉलिक्यूल यहां लेता हूं, बी नंबर का वाटर मॉलिक्यूल लेता हूं, और एक वाटर मॉलिक्यूल में सी नंबर का लेता हूं, ये सी नंबर का वाटर मॉलिक्यूल लेता हूं, सी नंबर का वाटर मॉलिक्यूल लेता हूं। ए नंबर के वाटर मॉलिक्यूल के बारे में आपको समझ में आया कि जो ये अंदर साइड है, ए नंबर वाटर मॉलिक्यूल क्या है? इनसाइड, अंदर है, इनसाइड द वाटर, वो मॉलिक्यूल लिया। बी मॉलिक्यूल इंटरफेस के पास है। सी मॉलिक्यूल देखिए एयर लिक्विड इंटरफेस के, एयर लिक्विड इंटरफेस में अवेलेबल है कि नहीं? एयर लिक्विड इंटरफेस पे अवेलेबल है। अब एक बात बताइए, जब बी नंबर के वाटर मॉलिक्यूल पे जाएंगे, बी नंबर वाटर मॉलिक्यूल पे जाएंगे, देखिए यहां पे भी ये क्या करेगा? अपने रेंज में जाकर अपनी आस पड़ोस जितने पार्टिकल जो 10⁻⁷ मीटर के 10⁻⁹ मीटर के रेंज में होंगे
उनसे इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। बट आप ध्यान से देखिए, जैसे से आप वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हो जो कि इंटरफेस के पास है, आप देखो नेट जो फोर्स लग रहा है उस पर इनवर्ट डायरेक्शन पे लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम होंगे। इधर साइड तो 10⁻⁷ मीटर में 10⁻⁹ मीटर में रेंज में सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, बट अपवर्ड डायरेक्शन में उतने रेंज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। बट एट द एयर लिक्विड इंटरफेस आप अगर ऑब्जर्व करें तो देखिए एयर लिक्विड इंटरफेस पे देखिए इधर साइड 10⁻⁷ सेंटीमीटर में और इधर साइड 10⁻⁷ सेंटीमीटर में, तो आपको तो एक ये मिल जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स में कौन कौन आता है? तो देखिए पहली बात आप समझिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान सुनिएगा, ये भी आपका काम का है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो आते हैं, एक होता है कोहेसिव फोर्स होता है, और क्या होता है, एक एडिशिव फोर्स होता है। कोहेसिव फोर्स किसे बोलते हैं? जब सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा होगा उसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। जबकि डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा होता है, उसे क्या बोलते हैं, एडिशिव फोर्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा, एडिशिव फोर्स बोलते हैं। अच्छा एक बात और ध्यान सुनिएगा, कोहेसिव फोर्स में जैसे एग्जांपल तौर पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वान डर वाल फोर्स, ये सब हो गए, है कि नहीं? तो देखिए यहां पे इस वाले मॉलिक्यूल पे अगर थोड़ा फोकस करें, सी नंबर वाले मॉलिक्यूल पे, तो देखिए ये सेमी स्फीयर बन रहा है, किसका इन्फ्लुएंस का, कोहेसिव फोर्स का। बट क्या एयर के मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल पे फोर्स नहीं लगा रहे होंगे? बिल्कुल लगा रहे होंगे। बट आपको पता है बाय माइक्रोस्कोपिक थ्योरी, आपको पता है कि ये जो एडिशिव फोर्स होगा वो लेस देन होगा किसके, कोहेसिव। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो कोहेसिव फोर्स होगा, ध्यान सुनिएगा, जो कोहेसिव फोर्स होगा, अगर इसका नेट फोर्स निकालूं, कोहेसिव वाला कौन सा है, ब्लैक वाला। एडिशिव फोर्स का जो रेड वाला जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। नेट फोर्स की डायरेक्शन लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हमको पता है कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडिशिव फोर्स। और क्या होता है, जनरली हमारे लिए हम लोग एजम्पशन मानते हैं कि एडिशिव फोर्स है इज नेग्लिजिबल एज कंपैरिजन टू कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं। अब देखिए लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन इज अ बाइनरी प्रॉपर्टी, आप इसको नेग्लेक्ट करते हो, नेग्लेक्ट करते हो। तो कहीं अगर आपसे जैसे क्वेश्चन पूछे कि जैसे सरफेस टेंशन, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ सरफेस टेंशन, तो आपको ऑप्शन टिक करना है, ड्यू टू अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोहेसिव फोर्स, अगर आप सोचें, इधर ध्यान सुनिए, अगर सोचिए इधर साइड भी वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्युबल होते और ये कंप्लीट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन गया होता, तो क्या ये नेट इनवर्ट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होता? नहीं लग रहा होता। क्या सरफेस टेंशन अवेलेबल होता यहाँ पे? नहीं होता। समझ में आया? सरफेस टेंशन अवेलेबल होता? नहीं होता। अब यार देखिए समझिए, सरफेस टेंशन, ये तो हो गया सरफेस टेंशन की बात हुई कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है जो कहाँ पे अवेलेबल है, इंटरफेस पे। तो मतलब सरफेस टेंशन प्रेजेंट कहाँ होगा? हमेशा इंटरफेस पे। इंटरफेस मतलब जब दो लिक्विड के जो इंटरफेस होंगे वहीं पे सरफेस टेंशन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आएगा अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोहेसिव फोर्स आएगा, तभी वो क्या नाम है वहां पर, है कि नहीं, तभी वहां पे सरफेस टेंशन अवेलेबल होगा। अगर सोचो आपने अगर इंटरफेस आपने गायब कर दिया, अगर आपने इंटरफेस ही गायब कर दिया, जब इंटरफेस ही गायब कर दिया तो क्या सरफेस टेंशन प्रेजेंट होगा? इसीलिए देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्वेश्चन आपकी सीट में है कि एट द क्रिटिकल टेम्परेचर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, तो उसका आंसर है 0। क्यों? ऐसा क्यों? अब समझो,
मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूं। देखो सर, इतना समझ में आया कि नहीं? ये कोहेसिव फोर्स है, तो अगर मैं सी नंबर का एफबीडी ड्रा करूं, सी नंबर वाले वाटर मॉलिक्यूल का एफबीडी ड्रा करूं, ये सी नंबर वाला वाटर मॉलिक्यूल है, इसका एफबीडी ड्रा कर रहा हूं, तो देखिए क्या हुआ, ये नेट एडिसिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, जबकि नेट कोहेसिव फोर्स की डायरेक्शन लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और हमने क्या माना है, एडिसिव फोर्स क्या माना है बेटा, नेग्लिजिबल माना है। तो सर ये जो सी नंबर वाला मॉलिक्यूल है जो कि कहां अवेलेबल है, इंटरफेस पे, ये एक नेट इनवर्ड डायरेक्शन में पुल, नेट इनवर्ड डायरेक्शन में पुल, ऐसा लग रहा है इसको कोई नीचे से खींच रहा है, बोलो हाँ या ना। पर अगर सोचो इनवर्ड डायरेक्शन में पुल है, कोई इसको नीचे खींच रहा है, तो इसको अंदर आ जाना चाहिए था, पर नहीं आता। क्यों नहीं आता? मतलब सरफेस क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता क्योंकि सरफेस के पास सोचो एनर्जी है, सरफेस के पास एनर्जी है, क्योंकि सरफेस के पास एनर्जी सरफेस एनर्जी है, वो भी क्या है, एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी है जो कि स्टोर है इन द सरफेस, है तो मैकेनिकल एनर्जी ना, मैकेनिकल एनर्जी है। मैं समझाता हूं कैसे मैकेनिकल एनर्जी, आप समझो। जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रहा होगा, ए नंबर का वाटर मॉलिक्यूल रहा होगा, चलिए मैं थोड़ा बताता हूँ, ये ए बी नंबर है, यहाँ ए नंबर का वाटर मॉलिक्यूल रहा होगा, यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ स्फीयर बना था, नेट फोर्स 0 था, ये रैंडम मोशन कर रहा होगा, तो यार रैंडम मोशन कर रहा होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा, पर यार जब ये ऊपर साइड जा रहा होगा, यहाँ पे इंटरफेस के पास जाने की कोशिश कर रहा होगा, तो यार एक बात, जैसे से ऊपर जाता जाएगा, इसके पास अगर देखें तो नंबर ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो इन्फ्लुएंस स्फीयर के पास होगा वो कम होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में कम हुआ कि नहीं हुआ? बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है, तो सर ये नेट इनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, नेट इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, वो नेट इनवर्ड फोर्स मैक्सिमम कब है? जब वो इंटरफेस पे पहुंच रहा है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल यहां से यहां तक पहुंचा होगा, ड्यू टू इट्स थर्मल स्पीड, थर्मल एजिटेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, थर्मल स्पीड या थर्मल एजिटेशन, जब वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हियर, है ना, यहां पहुंचा होगा, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि नेट इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा, जो वर्क डन किया होगा वही स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। क्यों सरफेस एनर्जी? क्यों? क्योंकि देखो सरफेस एनर्जी क्यों बोले, क्योंकि देखो अगर ये सरफेस ये वाटर मॉलिक्यूल जब यहां पहुंचा, एक वाटर मॉलिक्यूल जब यहां पहुंचा, तभी ना सरफेस का फॉर्मेशन हुआ, है कि नहीं? और वो सरफेस को फॉर्मेशन करने के लिए जो वाटर मॉलिक्यूल पहुंचा, उसको नेट इनवर्ड डायरेक्शन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा, उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा। अगर सोचो, अगर सरफेस एनर्जी ना होती, तो क्या ये वाटर मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर सरफेस पे मेंटेन रह पाता? न रह। क्या हो जाता? वाटर मॉलिक्यूल नीचे आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि नेट इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नेट इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इसीलिए सरफेस एनर्जी क्या है? इज इन द फॉर्म, सरफेस एनर्जी इज अ मैकेनिकल एनर्जी, सरफेस एनर्जी इज अ मैकेनिकल एनर्जी, है कि नहीं? जो कि क्या हुआ, इस पर्टिकुलर सरफेस एनर्जी बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इनसाइड टू जब यहां आया, उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा। वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सरफेस में स्टोर हो गई, उसको हमने नाम दिया क्या? सरफेस एनर्जी। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए ये सरफेस एनर्जी है। जब सरफेस, अब एक बात बताइए, नेचर हमेशा क्या चाहता है? नेचर हमेशा चाहता है कि कोई सिस्टम हमेशा स्टेबल, कोई सिस्टम हमेशा क्या हो? स्टेबल हो। फिर ध्यान सुनिएगा, नेचर ऑलवेज ट्राइज टू मेंटेन इट्स, कोई भी सिस्टम होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। क्यों? सिस्टम मोर स्टेबल, है कि नहीं? सिस्टम मोर स्टेबल। अब यार एक बात बताओ, ध्यान सुनिएगा, जितना देखो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनवर्ड से उस पर्टिकुलर सरफेस पे, इंटरफेस पे पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे? बोलो हाँ या ना। उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे पहुंचे होंगे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रत्येक मॉलिक्यूल्स अंदर से उस पर्टिकुलर सरफेस से पहुंचने के लिए उसको अगेंस्ट द वर्क डन करना पड़ा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन। सर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। सर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, सरफेस एरिया बढ़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। सर
सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। इसीलिए जब ये नेचर का लॉ है कि अगर कोई वाटर होगा हमेशा, अब कोई भी लिक्विड होगा या कोई सरफेस होगा, लिक्विड सरफेस ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। याद है वाटर, याद है ये क्वेश्चन था, ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। क्यों? बाय डिक्रीजिंग इट्स सरफेस एरिया, बाय डिक्रीजिंग इट्स सरफेस एरिया, है कि नहीं? इट डिक्रीजेस द सरफेस एनर्जी, इट डिक्रीजेस द सरफेस एनर्जी। एंड इससे क्या फायदा होगा? सरफेस एनर्जी डिक्रीज करता है, सरफेस एनर्जी डिक्रीज करता है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आया आप लोगों को? इतना बात समझ में आया? तो देखो कई तरीके हैं, हम फोर्स के टर्म में भी सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, और सरफेस टेंशन को हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। पहले बात समझो, दो टर्म में आपको सरफेस टेंशन आपको डिफाइन करते हुए दिखा होगा, सिग्मा फोर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ। बोला आपने कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दीजिए इंटरफेस पे, पर यूनिट लेंथ जितना फोर्स लग रहा होगा वो क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन। बताया गया है सरफेस। देखिए कैसे, आपने क्या कहा, ये मान लीजिए वाटर लिक्विड सरफेस है, ये मान लीजिए वाटर लिक्विड इंटरफेस है, ध्यान सुनिएगा, ये वाटर लिक्विड इंटरफेस है। अगर मैं इसकी एनालॉजी से बात करूं, देखो क्या बेहतरीन एनालॉजी आपने पहले से पढ़ रखा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल सी नंबर वाला मॉलिक्यूल होगा, देखो ये सी नंबर वाटर वाला, इधर देखिए ये सी नंबर वाला वाटर मॉलिक्यूल जो कि इंटरफेस में प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है बेटा? एयर, यहाँ पे क्या है? लिक्विड। ध्यान सुनिएगा, तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि सरफेस टेंशन इज सोलली प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, नो, इट इज अ बाइनरी प्रॉपर्टी, है कि नहीं? किस पे डिपेंड करेगा? लिक्विड और ऊपर दोनों मीडियम, जो इंटरफेस में जो दो मीडियम हो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? डन। अब मेरी बात सुनो, ये मॉलिक्यूल यहां पे अवेलेबल है, क्यों? क्योंकि इस सरफेस को बनाने के लिए सरफेस एनर्जी आई होगी, इस पर्टिकुलर सरफेस पास एनर्जी है कि नहीं? वो क्या कर रहा है? जो नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो पुल है उसको ओवरकम कर दे रहा है कि नहीं कर दे रहा है? तभी तो क्या कहते हैं, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर सरफेस पे अवेलेबल है। अगर सोचो सरफेस एनर्जी ना होती तो क्या ये वाटर मॉलिक्यूल वहां पे अवेलेबल रहता? ना रहता। ये क्या हो जाता? डाउनवर्ड डायरेक्शन होता, तो क्या सरफेस का फॉर्मेशन हो पाता? नहीं होता। सरफेस है इसलिए सरफेस एनर्जी है, और सरफेस एनर्जी के कारण वो क्या कर रहा है? जो नेट इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर नेट इनवर्ड डायरेक्शन जो पुल है उसके अगेंस्ट को क्या कर रहा है? ओवरकम कर पा रहा है उसको। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतने में कोई डाउट है किसी को? अब मेरी बात सुनो, अगर इसके एनालॉजी बताऊं तो देखो यार, यहाँ का जो मॉलिक्यूल होगा, एक यहाँ वाला मॉलिक्यूल 1 नंबर मॉलिक्यूल और 2 नंबर मॉलिक्यूल, वो क्या कर रहा होगा? ये मॉलिक्यूल नीचे आने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर देखो तो क्या ऐसा आपको नहीं लग रहा है, अगर मैं इसको, ये 1 नंबर वाला मॉलिक्यूल है, ये 2 नंबर वाला मॉलिक्यूल है, और ये जो सी नंबर वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर है उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और ये नेट इनवर्ड डायरेक्शन में कोई पुल है कि नहीं? एग्जाम्पल तौर पे आप ध्यान देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट यही है, आप देखिए, आप अपनी स्किन पे उठा के देखिए, अभी जैसे ये देखिए, ये अगर ऐसे मैं कर दूं, देखो, हाँ, जैसे ये अभी अगर मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक है, अब देखो क्या है, अभी ये लाइन ऐसे है ना, ये इलास्टिक मेम्ब्रेन तरह बिहेव करेगी। बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं, ड्यू टू सरफेस टेंशन इंटरफेस ऑफ टू लिक्विड सरफेस बिहेव्स लाइक अ इलास्टिक मेम्ब्रेन। देखो जैसे ये अभी क्या नाम है, एक लाइन खींची हुई है, अब मैंने इसको नीचे से इनवर्ट डायरेक्शन में पुल किया, जब पुल किया तो देखिए आपको ऐसा लगेगा कि जो ये आप स्किन है ये क्या हो रहा है, थोड़ा ऊपर आ रहा है, मतलब स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। तो सरफेस टेंशन देखिए, ये देखिए इनवर्ट, ये क्या है, टेंशन टी डेवलप हो रहा है कि नहीं? टेंशन टी आप इस एनालॉजी से मान सकते हैं नहीं मान सकते? कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। अगर आपने एक ये इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दिया, कहाँ पे? देखिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दिया, ध्यान सुनिएगा, एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर दिया सरफेस पे, तो देखो ये जो इस इमेजिनरी लाइन में जितने भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे होंगे उस पे नेट इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। बोलो हाँ, नेट इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, है कि नहीं? पास वाले मॉलिक्यूल उनको क्या कर रहे होंगे? पुल कर रहे होंगे, ऐसे पुल कर रहे होंगे कि तुम उसी पर्टिकुलर सरफेस में मेंटेन रखो, है कि नहीं? और देखिए इसी, ये दोनों डायरेक्शन, इसी देखिए क्या बोलते हैं, देखिए इधर देखिए एल लेंथ का क्या है आपका? लाइन है। एल लेंथ का आपका इमेजिनरी लाइन लिया आपने,
ये लिखा है एल लेंथ का इमेजिनरी लाइन लिया, तो जो फोर्स लग रहा होगा तो सिग्मा इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ध्यान सुनिएगा, फोर्स पर यूनिट, तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा ये मत सोचिएगा कि लेंथ बढ़ा देंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेंथ बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ देखिए, जब लेंथ बढ़े नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, इंटरेक्शन ये भी तो बढ़ेगा उसी है कि नहीं, उसी रेशियो में। तो सिग्मा इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ है, बट यू कैन नॉट से दैट ऑन इंक्रीजिंग लेंथ सिग्मा गेट्स डिक्रीजेस, है कि नहीं। इसीलिए वहां लिखा हुआ है कि सिग्मा को डिफाइन किया गया है फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो भी फोर्स पर यूनिट लेंथ किसकी, इमेजिनरी लाइन की। आपने किया नहीं, मेरे को सॉल्व किया है कि नहीं। बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेजिनरी लाइन। तो एक इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं सरफेस टेंशन को, है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। और देखिए एक टर्म और समझिए, मैं आपको समझाता हूं कि इसी सरफेस टेंशन को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में भी हम लोग डिफाइन करेंगे। कैसे, इतना आपको समझ में आया। चलिए, सरफेस टेंशन समझ में आया कैसे है। इंटरफेशियल प्रॉपर्टी, जब तक इंटरफेस सॉल्युबल रहेगा तभी तक वो रहेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या होता है वो अभी मैं आपको समझा रहा हूं। एट क्रिटिकल टेम्परेचर इंटरफेस डिसअपियर्स, दैट्स व्हाई सरफेस टेंशन आल्सो गेट्स डिसअपियर्स। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ आपके एडवांस में, है ना, आपकी सीट पे दे रखा है, तो वो भी मैं डिस्कस करता हूं। देखिए पहले आइए, इतना इसको हटाओ इधर साइड से। समझ में थर्मल एजिटेशन की गाड़ी रैंडमनेस मोशन हो रहा है, यहां से मॉलिक्यूल यहां तक गया, कैसे गया ये आपको समझ में आया। अगेंस्ट द वर्क डन करना पड़ा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखिए एक सिंपल, एक मैं मान लीजिए क्या नाम है, ये एक कोई बॉडी है, ठीक है, और इसमें एक स्लाइडर लगा रखा है। मैंने क्या लगा रखा है, स्लाइडर लगा रखा है, ठीक है। मान लीजिए ये कितना लेंथ का है, ये मान लीजिए x लेंथ का है, ठीक है, और ये मान लीजिए y लेंथ का है, ठीक है। आपने एक काम क्या किया, इसको उठाया और एक सोप मतलब एक सोप सोल्यूशन था, उस पर्टिकुलर सोप सोल्यूशन में जाकर उसको क्या किया, डुबा दिया। डुबाने के बाद इसको बाहर निकाल दिया, तो इसमें एक सोप फिल्म क्रिएट होगी। अच्छा ये सोप फिल्म यहां क्रिएट होकर यहां कुछ ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं, है ना। और अब आप क्या कर रहे हैं, आप इसको खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, इस स्लाइडर को आप इसको खींच रहे हैं, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और खींच रहे हैं। और ध्यान रखिए जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जो खींच मतलब जिस एक्सटर्नल फोर्स से आप इसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, प्रोसेस कैसा होगा, कैसा होना चाहिए आप सोचो। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए कि सडन प्रोसेस होना चाहिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होना चाहिए, है कि नहीं। जो वर्क डन करेंगे पूरा स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मतलब V टेंड्स टू 0, एक्सेलरेशन टेंड्स टू 0, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0। जो भी वर्क डन होगा वो पूरा स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए ये जो सोप फिल्म है उसका मैं एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। ये सोप फिल्म है, अगर मैं इसका साइड व्यू दिखाऊं, ये टॉप व्यू बना हुआ है, अगर साइड व्यू देखूं तो साइड व्यू में कुछ ये होगा, ये मॉलिक्यूल यहां पे होंगे, ध्यान सुनिएगा, ये मॉलिक्यूल रहा होगा यहां पे, देखिए यही रहा होगा। ये लेंथ क्या रहा होगा, y, जब आपने इसको खींचा डेल्टा y, ठीक है। अच्छा पहले इनिशियल एरिया कितना रहा होगा आप बता सकते हैं, इनिशियल एरिया रहा होगा x इंटू वाई, है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अरे बोलिए यार मित्र, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अब मेरी बात सुनो, जब ध्यान सुनो, पहले आप समझिए कि एनर्जी क्यों आएगा। अब बात करो, जब ये यहां पे रहा होगा, सपोज दैट इसी के नीचे मैंने बनाया हुआ है,
जब आप इसको आप आगे स्ट्रेच किए, जब स्ट्रेच करेंगे तो यार इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहां पे जाएंगे भाई। ये वाटर मॉलिक्यूल जो अंदर वाले होंगे वो सरफेस जो एरिया बढ़ा होगा वहां के जाकर अपना प्लेस लेंगे नहीं लेंगे, और ये जो नीचे यहाँ पे जो सरफेस यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो वाले नीचे इधर साइड आ जाएंगे, है कि नहीं। अभी बताइए ये वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान सुनिएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स पहले कहां थे, अंदर साइड, अब वो कहां पहुंच गए, सरफेस पे। सर वो नेट इनवर्ट डायरेक्शन में, नेट इनवर्ट डायरेक्शन में, नेट इनवर्ट डायरेक्शन में पुल के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे होंगे और वो जाकर वहां पे सरफेस एनर्जी बढ़ा देंगे थोड़े से, क्योंकि बोलो हाँ या ना, डन। अब देखिए जब आपने इसमें एफ अमाउंट का फोर्स लगाया, देखिए ये एफ अमाउंट का फोर्स लगा, एफ एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक बात बताइएगा, तो देखिए इस पे इधर साइड सरफेस टेंशन लग रहा होगा सिग्मा, यहां देखिए ये सिग्मा, और यहां पे एयर लिक्विड, क्योंकि देखो यहां एयर है, यहां लिक्विड है, यहां एयर लिक्विड है, फिर यहां पे सिग्मा, ठीक है। सरफेस टेंशन समझ में आया। तो जो एफ एक्सटर्नल होगा, एफ एक्सटर्नल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा क्या था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो देखिए सिग्मा इंटू एल ऊपर, सिग्मा इंटू एल नीचे, कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा इंटू एल, 2 सिग्मा इंटू 2 सिग्मा क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा, 2 सिग्मा इंटू एल, बोलो हाँ या ना। ये क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमने एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर दिया, आपने इसको स्ट्रेच किया, ध्यान सुनना, आप इसको स्ट्रेच किए वाई डी वाई डिस्टेंस और आपने छोड़ दिया, एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर दिया, तो एक्सटर्नल जो आपका क्या नाम है सरफेस टेंशन है वो क्या करेगा, इसको पीछे ले आएगा, बिहेव्स लाइक ए रिस्टोरिंग फोर्स। क्या यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि एसएचएम का, बन सकता है, बन सकते नहीं बन सकता है। बस आपको क्या करना है, आपको किसी तरह हालत में आपको प्रूव करना होगा जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। और जैसे ही आप ये प्रूव कर दोगे आराम से फॉर्मूला लगा लीजिएगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, है कि नहीं, वो फॉर्मूला है कि नहीं, ओमेगा से निकाल के कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन से। अब मेरी बात सुनिए, तो जैसे आपने सिग्मा ये लगा, सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन पे लग रहा है, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 2 सिग्मा इनटू एल आया, वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन जो होगा डी डब्ल्यू वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वाई। देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स सिग्मा एल इंटू डेल्टा वाई, बोलो हाँ या ना। अब देखिए इधर ध्यान सुनिए, सिग्मा इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 2 टाइम्स एल इंटू डेल्टा वाई, बोलो हाँ या ना। देखिए ये देखिए ये था एरिया, इनिशियल एरिया क्या था, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई। अच्छा ये एक अपर वाला लेयर का था एरिया, अपर वाला एरिया था कि नहीं था। अब ये देखिए ये 2 टाइम्स एल इंटू डेल्टा वाई, क्यों, क्योंकि देखिए 2 इंटरफेस है, अपर नीचे से, है कि नहीं। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, अगर मैं इसको और सही से लिखूं तो इसको अगर मैं ए इनिशियल लिखूं, इस हकीकत में क्या है 2xy है, सरफेस एरिया ऊपर, एक सरफेस एरिया नीचे। अब ये देखिए क्या हो गया, इधर देखिए ये क्या है, एल इंटू डेल्टा वाई, ये सर चेंज इन सरफेस एरिया है क्या, चेंज इन सरफेस एरिया है, बोलो हाँ या ना। डेल्टा ए क्या हो गया, डेल्टा इक्वल टू क्या, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, समझ में आया। देखिए ये क्या हो गया, सिग्मा इंटू डेल्टा ए, और ये क्या हो गया, डी डब्ल्यू। प्रोसेस कैसा था, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस था, हम लोग कैसे लेके जा रहे थे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस था, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस था। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में खासियत क्या थी, वेलोसिटी टेंड्स टू जीरो, एक्सेलरेशन टेंड्स टू जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। देन सर एक बात बताओ, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो, जो भी एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी,
और वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कहां होगी? सरफेस में, है कि नहीं? तो क्या मैं सिग्मा को, सरफेस टेंशन को ऐसे भी नोट कर सकता हूं क्या? देखो क्या इसको लिख सकता हूं, du, इधर देखिए du, चेंज इन सरफेस एनर्जी, चेंज इन सरफेस एनर्जी। क्यों? क्योंकि जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टोर होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी हकीकत में स्टोर कैसा हुआ? आपने वर्क डन किया, उसके कारण स्पेस क्रिएट हुआ, स्पेस क्रिएट होने के कारण व्हाट पार्टिकल ऊपर है वो पार्टिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन किए, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन किए वही स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो जो आपने वर्क डन किया वो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी या चेंज इन सरफेस एनर्जी बोल दूं, बोलो हाँ या ना? तो क्या du इक्वल टू, क्या इसी मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, DSE, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, याद रखने की, कम से कम पता तो रहे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी, बोलो हाँ या ना? इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा ए। देखो सिग्मा इंटू डेल्टा ए, तो चाहे आप इसको इस तरह सरफेस टेंशन को बोल सकते हैं चेंज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, या इसी को कहें डेल्टा यू बाई डेल्टा ए, भी ऐसे भी सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं। इतना समझ में आया बेटा आप लोगों को? समझ में आया? फोर्स पर दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है कि नहीं? बट ध्यान रखना है वहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ होता है। दूसरा क्या होता है, हम पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी स्टोर, मैकेनिकल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसी पर्टिकुलर एनर्जी और सरफेस एनर्जी के कारण ये जो वाटर मॉलिक्यूल सी है वो एग्जिस्ट कर रहा है, कहां पे? सरफेस एनर्जी। और वो जब एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नेट इनवर्ट डायरेक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस कर रहा है कि नहीं? है कि नहीं? और उस एनर्जी के कारण उस चीज को क्या कर पा रहा है? नेट इनवर्ट ओवरकम कर पा रहा है। सोचो अगर वो सरफेस एनर्जी ना होती तो वहां ये एग्जिस्ट ही ना करता। इतना समझ में आया? दोनों टर्म समझ में आया तुम लोगों को? ये समझ में आया? अब देखो मैं आपको बताता हूं, अब देखो क्या हो रहा है। आपने क्या बोला, देखो हाँ, सरफेस टेंशन का जनरली क्या होता है, सरफेस टेंशन का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी से चेक करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आया हुआ है ना, आपके सीट में भी था, है ना? और फिर एक देखिए एडवांस वाले में एक क्वेश्चन में, देखो एडवांस वाले सीट में भी एक क्वेश्चन पे है, आप देख लीजिए, चाहे लीजिए। देखिए आपके सीट में एक क्वेश्चन है, डीपीपी नंबर एडवांस वाली खोलिए आप लोग। आप डीपीपी नंबर, डीपीपी में देखिए, डीपीपी नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 14, उस पर देखो क्या लिखा है, कह रहा है, एक लाइन देखिए क्या बेहतरीन लाइन लिख रखा है, ठीक है? उन्होंने कहा ऐसा आप एज्यूम करिए, पर होता नहीं है ऐसा। देखिए पेज वो डीपीपी नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 14 अंडरलाइन करिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट एट विच द सरफेस टेंशन चेंजेस विद टेम्परेचर इज अल्फा इंटू 10⁻⁵ न्यूटन मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। कंसीडर द चेंज टू बी लीनियर, लीनियर नहीं होता, वो कह रहा है कंसीडर्ड मानो, बट हकीकत में लीनियर ना होके वो कर्ड होता है, ठीक है? कर्ड होता है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? चलें तो अब देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या, क्योंकि आपने सीट में भी किया है, उसमें एडवांस सेक्शन 2 में क्या लिखा है, क्वेश्चन था एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन बिकम्स 0। क्यों? अब समझो, देखो आपको पता है कि सिंपल फंडा है, मैं ये C नंबर वाले मॉलिक्यूल को उठा रहा हूं, ये इंटरफेस है आपका, ये आपका इंटरफेस है, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, ये देखिए ये मॉलिक्यूल C नंबर मॉलिक्यूल था। आप अगर ध्यान से देखें, जब आप टेम्परेचर बढ़ा, देखिए टेम्परेचर अभी T डिग्री सेंटीग्रेड था, अगर उस टाइम पे देखूं तो यार देखिए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बेटा, ये हेमिस्फीयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये बना था, ठीक है कि नहीं? अच्छा ये बताइए, जब आपने सरफेस टेंशन को डिफाइन किया था, सरफेस टेंशन, अच्छा अगर मैं बेहतर तरीके से बोलूं
तो जैसे आरसी हिबलर्स, मैकडोनाल्ड फॉक्स हैं ये, और क्या नाम है, सेंजल एंजल है, इन लोग, इनका सिंपल फंडा है, इनका कहना है कि जो सरफेस टेंशन हो, सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, पर हमने शुरुआत में ही हमने क्या किया, हमने ये बोला कि जो फोर्स जो एडिसिव लग रहा था, याद है एडिसिव फोर्स, हमने उसको क्या कर लिया था, नेग्लेक्ट कर लिया था, तो हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, नेग्लेजिबल माना था। ठीक है, आपको पता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिंपल फंडा है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो गेट्स डिक्रीज करेगा बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स मतलब कोहेसिव फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, क्यों? हाँ, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। आप टेम्परेचर बढ़ाए, आप लिख लीजिए रीजन अगर आपको पूछे, क्योंकि ऑप्शन ऐसा भी आता है क्या हो जाएगा, वाइब्रेशनल मोशन बढ़ जाएगा ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है कि नहीं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे थर्मल एजिटेशन है ना, तो क्या होगा, इनका जो कोहेसिव फोर्स होगा डिक्रीज करेगा। जब कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करेगा एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ध्यान सुनिएगा, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, ये जो इंटरफेस है ना, एट क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, एग्जैक्ट वर्ड में कोहेसिव फोर्स डिक्रीज करता है। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, डिक्रीज करता है। वहीं पे एडिसिव फोर्स गेट्स ऑन इंक्रीजेस, ठीक है, एट क्रिटिकल टेम्परेचर ये जो इंटरफेस होता है ये गेट्स डिसअपियर्स हो जाता है, इंटरफेस गेट्स डिसअपियर्स। समझ में आया? और जब इंटरफेस डिसअपियर्स हो जाएगा तो सरफेस टेंशन आल्सो गेट्स डिसअपियर्स। समझ में आया? अब देखो एक क्वेश्चन देखो मिलेगा आपको, अगर आप देखेंगे सेंजल, तो उसमें देखो क्या हुआ है, सरफेस टेंशन और टेम्परेचर के साथ प्रोफाइल कर दे रखा है। उसमें बोल रहा है बताइए इन चार ग्राफ में कौन सा सही है। तो कह रहा है आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सरफेस टेंशन रिमेन्स कांस्टेंट। फिर कह रहा है आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सरफेस टेंशन डिक्रीज, बट एट टी जब आप इनफाइनाइट लेंगे तब सरफेस टेंशन क्या होगा, जीरो। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। फिर एक ग्राफ और दे रखा है कि सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर रहा है ये, और ये टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, बताइए सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ कभी कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, सरफेस टेंशन टेम्परेचर डिक्रीज करेगा बट एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर लिक्विड इंटरफेस ऑलवेज मस्ट बी फाइनाइट एंड डिफाइंड। बोलो हाँ या ना? तो ये तो ग्राफ ये भी खत्म, और लीनियर होता नहीं है, लीनियर होगा नहीं। बट तुम्हारे क्वेश्चन में कहा है कि आप कंसीडर करिए कि सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ लीनियरली डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया? तो ये भी ग्राफ नहीं सही, ये वाला है कि नहीं? और कह रहा है कि अगर सो लीनियर है, और दूसरी बात हमको पता एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ बाइनरी फंक्शन। बाइनरी फंक्शन क्यों? क्योंकि दोनों के लिए होगा ना, इनके लिए। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ध्यान सुनिए, क्रिटिकल टेम्परेचर पहले ये क्या कह रहा है, ये ग्राफ क्या कह रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले ही एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जहां पे सरफेस टेंशन गेट्स वाइनिज्ड। ऐसा पॉसिबल है? नहीं। समझ में आया? तो ग्राफ कौन सा सही है? थर्ड वाला, ये वाला ग्राफ सही है। अब समझ में आया? तो देखो होता क्या है, फिर बात ध्यान सुनिएगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो कोहेसिव फोर्स होता है
वो डिक्रीज करता है, जबकि जो एडिसिव फोर्स है वो इंक्रीज करता है। एक टाइम ऐसा है तो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जब क्या कहते हैं कोएसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स होता है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस टाइम पे ये जो सरफेस होता है, इंटरफेस होता है, वो खुद वैनिश्ड हो जाता है, डिसअपियर्स हो जाता है, तो सरफेस टेंशन गेट्स डिसअपियर। फिर देखिए बोलते हैं कि सॉल्युबल, वो इनसॉल्युबल क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी है, सॉल्युबल इम्प्योरिटी है। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी में क्या होगा, सॉल्युबल इम्प्योरिटी में सरफेस टेंशन का क्या होगा। तो ये जो सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर होता है आप लोगों के, वहां पे ये सब पूरा चीज डिफाइन किया होता है, ठीक है। फिर देखिए सरफेस, इतना समझ में आया। तो सरफेस टेंशन के कारण पहला पॉइंट एक चीज समझ में आया कि सरफेस टेंशन के कारण हर लिक्विड हमेशा चाहता है कि अपना जो सरफेस एरिया हो या अपनी सरफेस एनर्जी हो वो क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। और एक कारण हो ड्यू टू सरफेस टेंशन देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर जंप इन कर्व्ड सरफेस ऑफ लिक्विड सरफेस। समझो पहले, क्योंकि देखो जितने सरफेस टेंशन के क्वेश्चन है, आप क्या कहते हैं, चाहते तो फोर्स बैलेंस निकाल लें, न्यूटन एलएमएम से निकाल लें, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं प्रेशर जंप मेथड से। आप प्रेशर बैलेंस करके आप भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, और करते भी हैं, किए भी हैं क्लास में, एक्सेस प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट। तो एक्सेस प्रेशर दो साइंटिस्ट है, लाप्लास और यंग। तो उन्होंने लाप्लास यंग इक्वेशन में आपको समझा रहा हूँ, लाप्लास यंग इक्वेशन में क्या है, उन्होंने डिफाइन किया कितना एक्सेस है, कितना अमाउंट ऑफ एक्सेस प्रेशर होगा, ठीक है। तो एक ये ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी क्वेश्चन ऐसा है जैसे एसर्शन रीजन में ऐसा पूछेगा, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ द एक्सेस प्रेशर ऑन द कॉर्ड लिक्विड सरफेस। जब भी कॉर्ड लिक्विड सरफेस होगा एक्सेस प्रेशर होगा, ठीक है कि नहीं, टुवर्ड्स द सेंटर। आपको रफली जो आप ऐसे समझोगे कि सर अगर ये प्लेन है तो जो प्रेशर इधर साइड होगा वही प्रेशर इधर साइड होगा। अगर ये कॉर्ड है सर ये इधर साइड प्रेशर ज्यादा होगा, इधर साइड प्रेशर कम होगा। उसको मैंने ऐसे समझाया कि देखिए जब आप कॉर्ड कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ की एयर गेट्स कंप्रेस हो जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो जिधर साइड कर्ड होता है उस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ जाता है। ये हम लोग जनरली मेथड से समझे हैं, मतलब कि बाय पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, एनालिटिकल मेथड से। मैं मैथमेटिकली समझा रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक दो साइंटिस्ट थे, लाप्लास यंग, उन्होंने क्या किया, एक वाटर ड्रॉपलेट लिया, वाटर बॉडी ली, वाटर ड्रॉपलेट लिया, ठीक है। लाप्लास यंग उन्होंने एक वाटर ड्रॉपलेट या वाटर, है ना, और उसमें उन्होंने रिलेशन निकाला, ठीक है। तो मैं इसको आगे चलो, तो देखो ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कोई एक बॉडी है ना, मैं इधर साइड ले रहा हूं यहाँ पे, मान लीजिए कोई बॉडी का पार्ट है, ठीक है, रहा होगा। अच्छा फ्री लिक्विड सरफेस आपको समझा रखा हूं मैं। फ्री लिक्विड सरफेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, ये देखिए इधर ध्यान सुनिए, ये एक वाटर, इधर साइड पूरा वाटर है और इधर साइड मान लीजिए क्या नाम है, एयर है। तो फ्री लिक्विड सरफेस इसमें कितने हैं, वन है ना। ये किसी वाटर बॉडी का एक छोटा सा पार्ट में ले आके रख दिया। अच्छा ये छोटा सा पार्ट असेंबल, अच्छा असेंबलेज क्यों कारण होता है, कोई वाटर बॉडी असेंबलेज क्यों होता है, ड्यू टू फोर्स ऑफ कोहेशन, है कि नहीं। तभी ना कोई एक बॉडी की तरह बिहेव कर पा रही है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं। अब देखिए जैसे मान लीजिए इसका मैं एक ग्राफ डायग्राम बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, फिर प्रूविंग आप लिखिएगा। ये मान लीजिए कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये आपका क्या है, d(θ1) और ये क्या है आपका d(θ2), ठीक है। अच्छा इधर साइड बाहर साइड प्रेशर मैं मान लेता हूं P0 और अंदर साइड में प्रेशर क्या मान लेता हूं P(in), ठीक है। चलिए अगर ये देखिए इधर देखिए, इसका रेडियस r1 है, मान लीजिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है r1 है,
ठीक है ना। और इधर साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं मान लेता हूँ ये आपका R1 है, और इधर साइड मान लेता हूँ R2 कुछ मान लेता हूँ, यार रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है R2। ठीक है, एक बात बताइएगा, देखिए ये वाला इधर देखिएगा, ये वाला अगर इसको बाहर निकाल रहा हूँ तो देखो ये कितना हो जाएगा R2 इंटू डी थीटा 2, है कि नहीं। आप यूँ सोचिएगा कि ये आर ये यहाँ से कि ऐसा भी तो होगा, ये सब मैच है ऐसे ना, तो ये R2 है ना बेटा, समझ में नहीं समझ में आया पहले, अरे बात समझ पा रहे नहीं समझ रहे। ये देखो ये R1 है, ठीक है, ये देखो ये रेडियस R1 है, ठीक है, और ये रेडियस R2 है, तो ये इसके साथ ऐसे है, ठीक है। अच्छा देखो ये एक ऐसा आएगा तो ये एक ऐसा आएगा, तो अगर देखो ये वाला देखें कौन सा ये वाला, देखो ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा R1 डी थीटा 1, बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि देखो ना ये R1 डी थीटा 1, ये वाला R1 डी थीटा 1 है कि नहीं। तो ये कितना होगा, ये देखो ये क्या होगा R2 डी थीटा 2, ये वाला बेटू क्या हो जाएगा R2 डी थीटा, है कि नहीं। वो क्या है R1 डी थीटा 1, और वो क्या हो गया R2 डी थीटा 2, ठीक है। अब देखिए R1 डी थीटा 1 वाला जो है ऐसा रहा होगा, देखो ये आपका R1 डी थीटा 1 है, ध्यान सुनिएगा, ये R1 डी थीटा 1। अच्छा देखिए ये बताइए यहाँ पे ये वाला लेंथ कितना होगा R1 डी थीटा 1, ऐसा ही R1 डी थीटा 1 होगा, है कि नहीं। अच्छा उस पे जो इधर साइड लग रहा होगा और इधर साइड सरफेस टेंशन लग रहा होगा, सरफेस टेंशन पर फोर्स लगा होगा सिग्मा R1 डी थीटा 1, है कि नहीं, आया ना। किस साइड ऐसे ऐसे देखो ऐसे है, ऐसा है ये सरफेस, है कि नहीं। नीचे नीचे ये देखो, ध्यान देखना, मैं थोड़ा सा पकड़ता हूं, ठीक है। ये ऐसा कुछ रहा होगा R1 मान लो, तो ये भी थोड़ा कर्ड है, तो ये R2 हुआ होगा, ठीक है। अच्छा ये R1 मान लीजिए डी थीटा 1 है, तो ये कितना हो गया होगा R1 डी थीटा 1, R1 डी थीटा 1। पर ये तो ये R1 डी थीटा 1 जो लग रहा होगा R1 डी थीटा 1 है, ये R1 डी थीटा 1 है। अच्छा इस पे सरफेस टेंशन इधर लग रहा होगा और इस पे सरफेस टेंशन इधर लग रहा होगा। पर यार एक बात बताओ, ये R1 डी थीटा 1 पे फोर्स लग रहा है सिग्मा R1 डी थीटा 1, इधर लग रहा है सिग्मा R1 डी थीटा 1, बट इनके बीच में जो एंगल होगा वो डी थीटा 2 होगा। बोलो यस और नो, डन, बोलो हाँ या ना। तो बेटा क्या इधर देखो, इधर देखो ये ऐसा हुआ, टोटल एंगल कितना हुआ इधर देखो, इधर डी थीटा 1 सॉरी सिग्मा R1 डी थीटा 1, तो एंगल क्या बन रहा था डी थीटा 2। क्यों? क्योंकि देखो ये सिग्मा R1 डी थीटा 1 इधर, सिग्मा R1 डी थीटा 1 इधर, बीच में एंगल क्या बनेगा डी थीटा 2 ना, क्योंकि इनके जो डी थीटा 1 है तो एंगल इसके बीच बनेगा, ऐसे लग रहा होगा तो डी थीटा 2 लग रहा होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा डी थीटा 2। इतना समझ में आया। अच्छा देखो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इधर साइड लग रहा होगा सिग्मा R1 डी थीटा 1, और इधर साइड फोर्स लग रहा होगा सिग्मा R1 डी थीटा 1, यही लग रहा होगा। फिर हम क्या करें, इधर देखिए फोर्स बैलेंस कर दें, पहले आप नेट फोर्स निकालें इधर साइड, है ना। इधर तो ये वाला बताओ, याद आया, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा डी थीटा 1/2, समझ में आया। ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा डी थीटा 1/2। सर देखिए सर इस डायरेक्शन में हो जाएगा साइन वाला, हाँ क्या कह रहे हैं बेटा, अरे हाँ यार डी सॉरी यार भाई याद, डी थीटा मैं भूल जा, डी थीटा 2/2 आ गया, ठीक है डन, कोई डाउट किसी को, क्योंकि देखो डी थीटा 2 है ना अपने, ये मिड से गया, डन है। इधर देखिए ये क्या हो जाएगा सिग्मा R1 डी थीटा 1, ठीक है, इंटू साइन ऑफ डी थीटा 2/2, डन। इधर साइड क्या हो जाएगा बेटा सिग्मा R1
डी थीटा वन साइन ऑफ डी थीटा टू बाई टू, बोलो हाँ या ना। ये क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा आर वन डी थीटा वन कॉस ऑफ डी थीटा टू बाई टू, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा आर वन, ध्यान रखना छूटना नहीं चाहिए कोई टर्म, डी थीटा वन कॉस ऑफ डी थीटा टू बाई टू। डन, बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, फॉर स्मॉल थीटा cos थीटा बिकम्स वन, थीटा साइन थीटा बिकम्स थीटा। डन, देखो ये वाला कैंसिल आउट। अभी ध्यान रखना, अभी तुमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इस वाले सरफेस की बात की, अभी ये वाला सरफेस भी तो है, तो इधर वाले में क्या था, इधर वाला क्या था, ध्यान सुनिएगा, इधर वाला, इधर देखिए, इधर था R2 डी थीटा टू। डन, और यहां पे जो फोर्स इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, डी थीटा वन। इधर साइड देख बेटा क्या हो जाएगा, सिग्मा R2 डी थीटा टू, और ये क्या है, सिग्मा R2 डी थीटा टू, बोलो हाँ या ना। ये भी देखिए बेटा, सिग्मा R2 डी थीटा टू, नहीं बताइए, अरे बोलो यार, इधर देख, इधर ये वाला कंपोनेंट उड़ गए, अरे हाँ या ना। तो इधर साइड क्या आएगा, कॉस ऑफ डी थीटा वन बाई टू, इधर भी आएगा सिग्मा R2 डी थीटा टू कॉस ऑफ डी थीटा टू बाई टू। उड़ गए, कौन उड़े, पर इधर साइड फिर ये साइन वाला ऐड हो जाएगा बीच में। आप ये देखिए, सिग्मा R2 डी थीटा टू साइन ऑफ डी थीटा वन बाई टू। पर ये बताओ कितनी बार आएंगे, 2 बार, क्यों, क्योंकि इधर भी तो नेट फोर्स इनवर्ट डायरेक्शन में कितना, नेट फोर्स, ध्यान रखना तुमने क्या निकाला है, नेट फोर्स, नोट नेट फोर्स कितना हुआ, देखो नेट फोर्स इनवर्ट डायरेक्शन में, इनवर्ट डायरेक्शन मतलब अंदर की तरफ कितना, ध्यान सुनना, टू सिग्मा क्यों, सिग्मा R2 डी थीटा टू साइन डी थीटा वन बाई टू, सिग्मा यहां भी है, यहां भी लिख लीजिए अगर आप भूल जा रहे हो, सिग्मा R2 डी थीटा टू साइन ऑफ डी थीटा वन बाई टू, बोलो हाँ या ना। तो देखिए 2 सिग्मा, ध्यान सुनो, 2 सिग्मा R2 डी थीटा बाई टू, R2 डी थीटा टू साइन ऑफ डी थीटा वन बाई टू। डन, अभी एक का, और वो प्लस उधर प्लस, फिर से ये वाला भी 2 सिग्मा R1 डी थीटा वन साइन ऑफ डी थीटा वन बाई टू। डन, ठीक है, डी थीटा टू, क्योंकि डी थीटा 2 बाई टू है, इक्वल टू, ये 2 है बेटा, ठीक है, 2 इक्वल टू। अब बताइए, ये इनवर्ट डायरेक्शन में, ये इनवर्ट डायरेक्शन में, तो आउटर डायरेक्शन कोई फोर्स तभी ना बैलेंस्ड है। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन कारण, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए देखिए क्या होगा, अगर ध्यान देखिए इसका एरिया कितना होगा, ये वाला आया था R1 डी थीटा वन, और ये हो गया था R2 डी थीटा टू, एरिया कितना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन R1 R2 डी थीटा वन इंटू डी थीटा टू, ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया कि नहीं हो गया, हो गया नहीं, बताइए हाँ या ना, बोलो यार। अब देखे, ये बाहर से P नॉट लग रहा था, अंदर से कितना प्रेशर लग रहा था, P इन, ठीक है, अरे बोलो यार हाँ या ना। नेट फोर्स किधर साइड लगना चाहिए, आउटवर्ड, आउटसाइड लगना चाहिए, क्यों, तभी तो ये किस कंडीशन में रहेगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहेगा। अरे बोलो यस और नो। तो मैं क्या ये लिख सकता हूं, P इन माइनस P आउट R1 R2 डी थीटा वन इंटू डी थीटा टू, बोलो डन यार, कोई डाउट। कंडीशन लगाएं फॉर स्मॉल थीटा, अरे बोलिए फॉर स्मॉल थीटा निकालिए, जब फॉर स्मॉल थीटा लगाएंगे, एक बात देखिए, कुछ चीज कट रही है, देखिए इधर देखिए, डायरेक्टली कर दूं क्या, रहने दीजिए, चलिए करिए, अच्छा आप लोग 2 सिग्मा R2 डी थीटा टू, ये लिखेंगे डी थीटा वन बाई टू, बोलो है ऐसा नो। फिर इधर से देखो 2 सिग्मा R1 डी थीटा वन इंटू डी थीटा टू बाई टू, बोलो ऐसा नो। इधर साइड एक काम करते, इसको डेल्टा P लिख दे, या और P एक्सेस भी बोल सकते हैं, इसको P एक्सेस भी बोल सकते हैं,
इधर साइड ये क्या हो जाएगा बेटा, R1 R2 d थीटा 1 इंटू d थीटा 2, 2 2 2 2 उड़ गए। अब देखिए d थीटा 1 d थीटा 2 d थीटा 1 d थीटा 2, इधर से d थीटा 1 d थीटा 2 उड़ गए, बचा क्या? एक काम करते इधर सेट कर रहे हैं, देखिए इधर देखिए डेल्टा p या p एक्सेस याद आया, p एक्सेस इक्वल टू p इन माइनस ऑफ p आउट, है कि नहीं? अरे बोलिए यार, p इन माइनस p आउट इक्वल टू सिग्मा R2, इधर देखो इधर ये आया क्या, सिग्मा R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ये आया, यही आया, क्योंकि देखो ना R1 R2 इधर भी तो आएगा। अरे बोलो डन। इधर देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये आ गया p एक्सेस, और इस p एक्सेस p इन माइनस p, यही आया, बोलो है ना? इसी को बोलते हैं लाप्लास यंग इक्वेशन, लिखिएगा ये है बेटा लाप्लास यंग इक्वेशन। डन, बोलिए। फ्री लिक्विड सरफेस कितनी थी? 1, क्योंकि आपने वाटर किधर फिल कर रखा है, इधर साइड तो मान रखा था ना, ये किसी वाटर बॉडी का पार्ट था। बताइए प्रेशर किधर साइड जाया था, टुवार्ड्स कर्वेचर या टुवार्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर? टुवार्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उधर प्रेशर जाया था, बोलो हाँ या ना? अब देखिए p इन माइनस p आउट, p एक्सेस आया सिग्मा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, यही लाप्लास इक्वेशन, लिखिए, लिख लिया आपने? फिर देखिए सिलिंड्रिकल हो सकता है, सोप, अगर सोप बबल हो तो आपने क्या किया है, इसमें फ्री लिक्विड सरफेस कितनी थी? 1, है कि नहीं? अगर मान लीजिए सोप बबल होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते FLS से, है कि नहीं? हमने डेराइव किया है सिंगल FLS लेके, फ्री लिक्विड सरफेस 1 लेके, सोप बबल होता 2 हो जाता, है कि नहीं? जो वाटर जेट, सिलिंड्रिकल वाटर जेट, तो उसमें एक ही रहता, पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जब लिखने जाते एक का इनफाइनाइट हो जाता और एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन होता। डन, समझ में आया? आप ऐसा देखिए, इसी देखो क्या बोलते हैं प्रेशर, एक देखो इसी को जानते हो क्या है, जितने भी एडवांस की प्रॉब्लम है इसीलिए उसको सॉल्व करते प्रेशर जंप से जल्दी सॉल्व हो जाता है, सारे क्वेश्चन प्रेशर जंप से जल्दी हो जाता है। देखो मान लीजिए आपने क्या बोला कि ये एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है, अगर ये प्लेन सरफेस है तो R1 भी इनफाइनाइट, R2 भी इनफाइनाइट, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग मैथमेटिक पहले आपने ऐसे थ्योरेटिकली समझा था, देखो मैथमेटिकली दिखाता हूं, P एक्सेस इक्वल टू P इन माइनस ऑफ P आउट इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यही था। अगर प्लेन सरफेस हुआ यार, एक बताओ 0 0, सर 0 हो गया क्या? तो सर हम लोग ऐसे भी जानते थे कि ऐसा होता है, पर अगर कॉर्ड सरफेस है, कॉर्ड सरफेस है टुवार्ड द सेंटर, टुवार्ड सेंटर, टुवार्ड सेंटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं? ये रेडियस ऑफ इसका टुवार्ड सेंटर, इधर साइड प्रेशर क्या होगा? ज्यादा, और इधर साइड प्रेशर क्या होगा? कम। P नॉट मतलब P एटमॉस्फेरिक, P नॉट अधिकतर P एटमॉस्फेरिक लिखा रहेगा, है कि नहीं? होगा तो जो दिया रहेगा वो लेना पड़ेगा। डन, ओके? तो इसको क्या लिखेंगे? P इन माइनस ऑफ P नॉट इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, समझ में आया? फिर आप देखिए अगर ऐसा है तो इधर साइड प्रेशर का, तो इसलिए देखो बोलते हैं कि ड्यू टू, क्वेश्चन पूछे ड्यू टू कॉर्ड लिक्विड सरफेस, ड्यू टू सरफेस टेंशन इन कॉर्ड लिक्विड सरफेस